इस सेशन में हम कोड डिस्कस करेंगे जो भी हमने लास्ट सेशन डिस्कस किया था, एडिट पोजीशन और रिमूव फ्रॉम पोजीशन का। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या लगने वाला है। एक तो एक्स नाम का आइडेंटिटी टाइप का वेरिएबल लगेगा, फिर पॉइंटर लगेंगे हमें नोड्स के। एक तो पहला लगेगा टी, जिसमें हम मेमोरी एलोकेट कराएंगे, जिसको ऐड करवाएंगे। एक हमें P1 लगेगा, उसकी वैल्यू शुरुआत में नल असाइन करा देते। उसके बाद में एक P2 लगेगा स्टार P2, शुरुआत में उसकी वैल्यू भी नल असाइन करा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। ये तो होगा हमारे इनिशियलाइजेशन। अब इधर आते से सबसे पहला चेक बहुत ही बेसिक सा चेक है, आपके दिमाग में भी आना चाहिए। अगर पोजीशन 0 से भी छोटी है तो मतलब यूज़र ने फालतू बात करी, हमने यूज़र को बोल दिया इनवैलिड पोजीशन, आपने फालतू बात कर दी। ऐसी कोई पोजीशन होती नहीं जो 0 से छोटी हो। यहाँ मैं लिखूँगा रिटर्न। अब इस रिटर्न से जो कंट्रोल है वो वापस मेन फंक्शन के पास चले जाएगा। वॉइड टाइप का ये फंक्शन है, इसलिए मैंने इसमें जो है रिटर्न, सिर्फ रिटर्न लिखा। आगे की बात, एक्स को 0 पे बिठाया, वही लास्ट लेक्चर वाला लॉजिक। एक्स को शुरुआत में 0 पे बिठाया, P1 को शुरुआत में स्टार्ट पे बिठाया, लूप लगाया। लूप की क्या कंडीशन, एक्स इज लेस देन POS एंड P1 नॉट इक्वल टू नल। ये जो हमारी बेसिक कंडीशन थी लूप की। लूप के अंदर क्या होना चाहिए, तो x प्लस प्लस हो जाना चाहिए, ये तो मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है। P1 हमेशा एक घर आगे बढ़ जाए, ये भी ज़रूरी है। और हमने बात करी थी कि जब भी P1 आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने से जस्ट पहले वो P2 को अपनी पुरानी वैल्यू दे जाए, तो P2 उससे एक घर पहले बैठा हुआ होगा। इधर आने के बाद में ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर x लेस देन पोजीशन है, अभी भी x लेस देन पोजीशन है, तो यूज़र ने ऐसी पोजीशन दे दी जितनी तो हमारे पास में नोड्स ही नहीं है। अब अगर इतनी नोड्स ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो वही कि यूज़र ने फालतू बात कर दी, इनवैलिड पोजीशन, कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वापस से इसको भगा दिया ऐसे रिटर्न। अब इधर बात आई मतलब कि अब एडिशन हो सकता है, तो अब हम चेक करते जाएंगे। सबसे पहला, अब चेक करने से भी पहले मेमोरी एलोकेट करा लेते हैं। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए टी में मेमोरी एलोकेट कराएंगे, तो ये स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का एड्रेस होना चाहिए जो रिटर्न हो जाए, वॉइड स्टार का नहीं होना चाहिए। मैलॉक फंक्शन वॉइड स्टार टाइप का एड्रेस रिटर्न करता है। मैलॉक, इसको क्या पास करेंगे, साइज ऑफ क्या, स्ट्रक्ट नोड, मतलब कि स्ट्रक्ट नोड की जितनी साइज है उतनी साइज की मेमोरी एलोकेट हो जाए मैलॉक फंक्शन के अंदर, और उसका एड्रेस टाइप कास्ट हो जाए स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप में, और वो किसको असाइन हो जाए, टी को। अब शुरुआत में सबसे पहले टी का जो नम है वो नम असाइन हो जाए, जो कि हमें यूज़र ही पास करेगा। टी का जो नेक्स्ट है वो फिलहाल के लिए नल हो जाए, बाकी बातें बाद में करेंगे कि इसका क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते जाएंगे। अगर स्टार्ट की वैल्यू नल हुई, इसका मतलब कि सिंगली लिंक लिस्ट पूरी खाली। अगर पूरी खाली तो क्या करेंगे भाई, तो सिर्फ एक ही काम करना है, स्टार्ट में टी का एड्रेस ले आए। अब स्टार्ट टी को पॉइंट कर रहा है और टी का नेक्स्ट नल है, मतलब कि परफेक्ट कंडीशन है, काम हो गया। ये था ऐड एट टॉप। ऐड एट टॉप कब, जब 0 नोड्स हो। अगला, इफ P1 इक्वल टू स्टार्ट, इस केस में लॉजिक लगेगा ऐड एट टॉप वाला, क्योंकि P1 स्टार्ट पे और यूज़र बोल रहा है कि सबसे टॉप पे वैल्यू जोड़ो, मतलब कि जो यूज़र ने पोजीशन पास करी वो 0 थी। अब जब 0 पोजीशन पास करी, यूज़र बोल रहा है टॉप पे जोड़ो, तो ऐड एट टॉप का लॉजिक, ऐड एट टॉप का क्या लॉजिक था, डिस्कस करते हैं कि टी का जो नेक्स्ट था वो स्टार्ट हो जाए और स्टार्ट जो था वो टी हो जाए। ये समझ नहीं आया, इसको चलो वर्कआउट करते हैं, इसको वर्कआउट करके देखते हैं। इसको वर्कआउट करने के लिए एक पहले स्टार्ट, ये किसी नोड को पॉइंट करा, ये किसी नोड को पॉइंट करा। अब यूज़र बोल रहा है कि टॉप पे डेटा जोड़ो, तो टॉप पे डेटा जोड़ने के लिए क्या होगा, नई नोड बनाई हमने, जो टी का नेक्स्ट होगा। अब ये जो है ये सेकंड होने वाली, तो ये इसको पॉइंट करना चाहिए। तो जो ये मान लेते टी है, तो टी का जो नेक्स्ट है वो ये होना चाहिए। अब इसको मान लेते हैं कि इस कंडीशन के हिसाब से P1 है, तो ये P1 हो गया। तो टी का जो नेक्स्ट है वो P1 हो गया। अब स्टार्ट का जो वो है वो टी हो गया। तो ये इसको छोड़ के अब पहले इसको पॉइंट करेगा, इससे फिर से हमारी सिंगली सीधी बन गई। तो ये था एडेड टॉप का लॉजिक। ये कब होगा, जब P1 की वैल्यू स्टार्ट के बराबर होगी, मतलब यूज़र बोल रहा है कि ऊपर ही जोड़ दो।
ऐसा कब होगा? जब P1 की वैल्यू नल हो जाए। P1 की वैल्यू नल हो गई, इसका मतलब ये है अब आखिरी नोड नल को पॉइंट करी और P1 आगे बढ़ते 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 नल हो गया। अगर इधर बात आती है, मतलब अब यूज़र बोल रहा है कि ऐड एट एंड, तो ऐड एट एंड के लिए क्या करेंगे? अब अगर मान लेते हैं कि P1 इधर है, तो हमारा, अगर आपको याद हो तो एक P2 को जस्ट पीछे छोड़ते हुए आ रहे हैं, तो P2 इधर है, तो आप कुछ नहीं करना है। P2 का नेक्स्ट जो है वो नया वाला नोड है, नया वाला नोड है, तो P2 का नेक्स्ट अगर नया वाला नोड है तो P2, सॉरी ये कट गया, तो P2 का जो नेक्स्ट है वो अब ये नया वाला नोड हो जाएगा। तो P2 का नेक्स्ट मतलब कि P2 इस नल को छोड़ेगा और इसको पॉइंट करेगा, और ये जो है फिर ये नल को पॉइंट करना चाहिए, तो ये भी कर देते हैं। तो ये ऑलरेडी नल को पॉइंट कर रहा है क्योंकि टी को हम ऑलरेडी, ये यहाँ पर टी का नेक्स्ट तो ऑलरेडी नल है, तो यहाँ पे भी एक ही स्टेटमेंट आया कि P2 का जो नेक्स्ट है वो हो जाए टी। बस इतनी सी बात है, ख़त्म। वापस भगा दो ऐसे, रिटर्न, ख़त्म। इसके भी अगर बाहर बात आ जाए, मतलब कि न तो शुरुआत में जोड़ना है, न आखिरी में जोड़ना है, और न ही एक ही एलिमेंट है सिर्फ। इस केस में अब ये कौन सा सिनेरियो बना? तो ये पुराना वाला सिनेरियो बना हमारा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब यही पुराना वाला सिनेरियो, ये स्टार्ट है, ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, ये तीसरी नोड है, ये चौथी नोड है, यहाँ पे नल है। अब यूज़र न तो आखिरी में जोड़ना चाह रहा है, ना टॉप पे जोड़ना चाह रहा है, मतलब कि कहीं बीच में जोड़ना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल इधर जोड़ना है, तो P1 इधर आ गया, P2 इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे? एक जो T असाइन करा है हमने, इसको मैं नए उससे ले लेता हूँ। ये T है, इसमें हमने मेमोरी एलोकेट कराई, इसमें जो हमारा नया वाला नंबर है वो है, और इसका नेक्स्ट में अभी नल है। तो क्या कराएंगे? P2 T को पॉइंट करेगा, P2 जो यहाँ पे बैठा था, सॉरी मैंने इधर से काट दिया, P2 और P1। तो अब क्या होगा? P2 जो इसको पॉइंट करा था वो इसको छोड़ के इसको पॉइंट करेगा, इसका मतलब कि P2 का जो नेक्स्ट है वो T हो गया। तो ये वाला काम हो गया। अब ये वाला इसको पॉइंट करना चाहिए, तो ही ये सिंगली लिंक लिस्ट सीधी सीधी होगी लिस्ट। तो वो क्या हुआ? T का नेक्स्ट इक्वल टू P1। बस ये साढ़े 2 लाइन के लॉजिक है कि T का जो नेक्स्ट है वो सॉरी हाँ सही लिख रहा था मैं। T का जो नेक्स्ट है वो तो P1 हो गया, और P2 का जो नेक्स्ट है वो खुद T हो गया। तो देखिए अब यही लॉजिक था, P2 का नेक्स्ट इक्वल टू T और T का नेक्स्ट इक्वल टू P1। तो यहाँ पे जस्ट वो ऊपर नीचे लिखा, T का नेक्स्ट इक्वल टू P1 और P2 का नेक्स्ट इक्वल टू T। ये इतना लॉजिक है ऐड एट पोजीशन का, आपको ये याद होना चाहिए। बस इसमें कुछ कंडीशन ही याद रखनी है आपको। एक तो कि खाली है, तो अगर शुरुआत में ऐड करना है टॉप पे वो, और आखिरी में ऐड करना है वो, बस बात खत्म। उसमें भी ऑलरेडी हमने व्यवस्था कराई हुई, सोचना कुछ भी नहीं है, व्यवस्था ऑलरेडी कराई हुई। P2 ऑलरेडी वहीं पे है जिसके अगले में ऐड होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा। वो सब इस लूप के थ्रू हो चुका है, जिसमें हम P2 को एक घर पीछे छोड़ के आ रहे हैं। अब बात करते हैं रिमूव करने की। तो रिमूव करने में क्या लॉजिक लगेगा? तो रिमूव करने में हमें नोड स्टार P1 लगेगा और स्टार P2 लगेगा। अब इसमें T क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस बार हमें मेमोरी एलोकेट नहीं करानी, हमें सिर्फ मेमोरी को फ्री करवाना है। T में हम मेमोरी एलोकेट कराते हैं, ये तो रिमूव फ्रॉम पोजीशन है, तो इसमें हमें गायब करना है। गायब करने के लिए नई मेमोरी थोड़ी लगेगी, और उल्टा पुरानी मेमोरी रिलीज होगी। उसकी कुछ बात करते हैं। एक INT-X इसमें भी लगेगा। अब इसमें सेम टू सेम लॉजिक आएगा, वो वाइल लूप वाला। कहाँ से कहाँ तक का देख लेते हैं। X को 0 पे बिठा दो पहले, तो या पोजीशन की वैल्यू अगर 0 से छोटी है फालतू बात है। X इक्वल टू 0, P इक्वल टू स्टार्ट, P2 P1 के एक घर पहले, और ये जब तक आगे बढ़ा, जब तक जितना पोजीशन यूज़र ने दिया है। अगर फिर भी X पोजीशन छोटा है तो फिर फालतू बात। इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे रिमूव फ्रॉम पोजीशन वाले कोड में। इसको पेस्ट कर दिया इधर। अब इधर हम फिर से स्टेज पे आ गए कि P2 उधर है जिसके अगले घर को हमें हटाना है, और P1 वही घर है जिसको हमें हटाना है। इसको भी एक बार डिस्कस करेंगे, पहले कोड कंप्लीट करते हैं। तो कोड कंप्लीट करने में क्या है, इसमें भी सिर्फ कुछ छोटी मोटी कंडीशंस है। अब एक काम करते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं तो कोड लिखने में आसानी होगी।
ये स्टार्ट, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, नल। ऐसा कुछ हुआ कि P1 आगे बढ़ते बढ़ते नल हो गया, P2 इधर बैठा। अब इसको रिमूव तो कर ही नहीं सकते क्योंकि कोई नोड ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे इफ अगर P1 में नल है तो printf इनवैलिड पोजीशन, भगा दो उसको यहाँ से, इसका कोई काम नहीं बचा, आप कंट्रोल का इधर भगा दिया यहाँ से। इसके बाद आगे बढ़ी, तो अब अगला केस देखते हैं। अगला केस ये होगा इफ P1 इक्वल टू स्टार्ट, मतलब कि सबसे पहली नोड हटाना, रिमूव फ्रॉम टॉप करना है, ठीक है। या तो ये केस हो सकता है या फिर बीच में हो सकता है, क्योंकि आखिरी वाले को तो हटा ही नहीं सकते क्योंकि आखिरी में तो कुछ है ही नहीं, आखिरी वाली नोड किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रही। अगर P1 इक्वल टू स्टार्ट है तो क्या करेंगे, तो वो देखते हैं। अगर P1 इक्वल टू स्टार्ट है तो स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट, इसको वर्कआउट करेंगे अभी। उसके बाद में फ्री कर देंगे मेमोरी, क्योंकि आप उस नोड को हटाना भी तो है, मेमोरी रिलीज भी करनी है। तो किस मेमोरी को रिलीज करना है, जिसको P1 पॉइंट कर रहा है, क्योंकि P1 हमेशा उसको पॉइंट करेगा जिसको रिमूव करना रहता है। अगर ये बात नहीं आई, मतलब कि कोई सी बीच वाली नोड को हटाना है, अभी एक साथ डिस्कस कर लेंगे इनको। हाँ, अब अगर न तो आखिरी वाली तो हटा ही नहीं सकते, टॉप वाली हम हटा चुके हैं, बीच वाले की बात करते हैं। तो बीच वाले के लिए ये केस आया, तो बीच वाले के लिए क्या करेंगे, P2 का जो नेक्स्ट है वो P1 का नेक्स्ट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है अभी डिस्कस करेंगे। और क्या हो जाए, फ्री हो जाए P1 वाली मेमोरी, ख़त्म। ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं पहले, स्टार्ट वाला। बस एक ये छोटा सा केस है, इसको एक बार फटाफट से डिस्कस करूँगा मैं। इनको हटाते हैं अपन। अब P1 जो है वो स्टार्ट पे, मतलब कि स्टार्ट का मतलब इस पे, क्योंकि स्टार्ट में भी इसका ही एड्रेस है। अब P1 इधर है और इस नोड को हमें हटाना है, तो हमने क्या लिखा है, स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट। स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट का मतलब स्टार्ट इस इक्वल टू स्टार्ट को, स्टार्ट में जो भी स्ट्रक्चर है उसके नेक्स्ट की वैल्यू असाइन हो जाए। मतलब कि इसको इसकी वैल्यू असाइन कर दी, इसको एक घर आगे बढ़ा दिया, स्टार्ट को एक घर आगे बढ़ा दिया। किसी को एक घर आगे बढ़ाना होता तो हम लिखते हैं ना P1 इक्वल टू P1 का नेक्स्ट। वैसे ही हमने स्टार्ट को भी एक घर आगे बढ़ा दिया, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। अब इस वाली नोड को हटाना है, इतने इतने पार्ट को हमें हटाना भी है। इसको P1 ऑलरेडी पॉइंट करा, तो हमने ऐसा लिख दिया फ्री P1। तो फ्री P1 से क्या होता है, वो इफेक्ट होता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये हो गया फ्री P1 से, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा। अब जैसे फ्री P1 हो गया तो P1 अब नल को पॉइंट कर रहा है, और स्टार्ट जो यहाँ वाली नोड को पॉइंट करा था उसको छोड़ के ऑलरेडी अगली नोड को पॉइंट कर रहा है ये साइड से, ये जो हमने स्टेटमेंट के थ्रू पहले ही करवा दिया। तो ये लॉजिक हो गया रिमूव फ्रॉम टॉप का। अब बात करते हैं कि अगर बीच में से रिमूव करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, उसके लिए भी वापस से पुरानी वाली स्टेज पे आएंगे। बीच में से रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल P1 इधर बैठा है और P2 इधर बैठा है, इस वाली नोड को रिमूव करना है। इसको मैं अलग कलर से डिनोट करता हूँ, इस वाली नोड को रिमूव करना है। हमने क्या लिखा है, P2 का जो नेक्स्ट है वो P1 का नेक्स्ट हो जाए। P2 इसको पॉइंट कर रहा है तो P2 इसको छोड़ दे, और P2 P1 के भी नेक्स्ट को, मतलब P1 जिसको पॉइंट करा उसको जाके पॉइंट करने लग जाए। उसके बाद में फ्री P1 से क्या इफेक्ट आएगा, ये पूरी जगह खाली हो जाएगी, खत्म, खाली। और P1 नल को पॉइंट करेगा आखिरी में जब खाली हो जाएगी, जब। बस ये इतने सड़े से लॉजिक है सिंगल इंग्लिश के। अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो करना पड़ेंगे, मजबूरी है आपकी। डेटा स्ट्रक्चर में ये सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, अभी जो आगे आएंगे वो इससे भी टफ आने वाले हैं। और मेरी बात मानिए, अगर आपने इस पूरे कोड को एक बार वर्कआउट करके देख लिया, एक बार वर्कआउट किया, 2 बार वर्कआउट किया, 1-2 बार बनाया, देख के बनाया, फिर देख के बनाने में कुछ एरर आए, फिर अगली बार बिना देखे बनाया, बिना देखे नहीं बना, फिर आपने फिर से देख के बनाया तो कुछ आपको याद आया कि हाँ ये वाला पार्ट नहीं याद था। करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
मैंने की है तभी ये स्टेज तक पहुंचा हूं कि बिना देखे ये कितने लाइन का कोड है, 168 लाइन का कोड टाइप हो जाता है बिना किसी रेफरेंस के, बिना देखे। सिर्फ चाहिए तो क्या, एक पेन और एक पेपर। मैं बोर्ड का यूज़ करता हूँ, आपके पास पेन पेपर है, खाली पेपर लीजिए, पेन लीजिए और आप ये सब कुछ वर्कआउट करके कर सकते हैं। देखा जाए तो ये मतलब कि ब्लैंक स्पेस पे किसी ने पूरे पूरे मतलब कि एक इमेजिनरी गेम खेला है, किसी चीज़ को क्रिएट करा है शुरुआत से, ऐसा क्रिएट करा है कि उसमें डेटा को स्टोर किया जा सके। मतलब किसी की क्रिएटिविटी, किसी की इमेजिनेशन है ये जो हमें आज काम आ रही है सिंगल इंग्लिश के फॉर्म में। ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और पूरी जो प्रोग्रामिंग है स्टैक की, क्यू की, बाइनरी सर्च ट्री वगैरह, जितने भी आगे के कॉन्सेप्ट्स है, पीछे के कॉन्सेप्ट्स है, पूरी प्रोग्रामिंग सब कुछ इस पे डिपेंड करती है, लिंक्ड लिस्ट पे। सब कुछ डिपेंड करता है पॉइंटर पे, एड्रेस पे, रेफरेंस ऑपरेटर पे। ये जो कोड में डैश ग्रेटर देन लिखा है जगह जगह, ये हर लाइन, लगभग हर लाइन पे 1000 में से 800 लाइन पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। रेफरेंस ऑपरेटर होता है। रेफरेंस ऑपरेटर क्यों यूज़ होता है? किसी स्ट्रक्चर के पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर को एक्सेस करने में यूज़ होता है। ये सब अगर नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। थोड़ा सा कठिन लगेगा शुरू में, लेकिन करते जाएंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास में बहुत टाइम, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में नए हैं तो आपके पास में करीबन 3 से 4 साल होंगे ये सब काम करने के लिए, और 3-4 साल आपको भरपूर यही काम करना है DSLGO में। जो इंटरव्यू में पूछेंगे वो यही से, इससे रिलेटेड ही पूछेंगे, इससे ना आगे ना पीछे। एक बचती चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C++, वो हम धीरे धीरे वो भी स्टार्ट कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारी जो सिंगल इंग्लिश है वो कंप्लीट हो जाती है। बच गई इसकी टेस्टिंग, तो ये बिल्ड सक्सीड, और इसको अब टेस्ट करके देख लेते हैं। इसको अब टेस्ट करेंगे तो ऐड एट टॉप, 12 टॉप पे जोड़ा, 13 टॉप पे जोड़ा, 14 टॉप पे जोड़ा, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 14, 13, 12। 14, 13, 12 आउटपुट आ गया, बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको हटाते हैं और इसको अच्छे से चेक करते, फुल बात करते हैं आगे। अब बोला एड एट एंड, आखिरी पे जोड़ो। आखिरी पे क्या जोड़ा? 11। फिर क्या जोड़ा? 10। फिर क्या जोड़ा? 9। ये आ गया आउटपुट। आखिरी में जोड़ा वो सब। ये गलती से मैंने 1 चूज़ कर लिया तो वो एडेड टॉप हो गया 9, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब पोजीशन वाले को देखते हैं। ऐड एट पोजीशन, अब मैं चाहता हूँ कि 9 और 14 के बीच में आ जाए 22, तो मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे डेटा ऐड करना है। तो ये जैसे ही मैं 3 एंटर करूँगा ये पोजीशन पूछेगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे डेटा चाहिए मुझे। एंटर अ नंबर, क्या ऐड करना था? 22। तो ये देखो आप 22 आ गया 9 और 14 के जस्ट बीच में। अब फॉर एग्जांपल मुझे 11 और 10 के बीच में 9 लाना है, तो इसकी पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पोजीशन पे मैं चाहता हूँ कि 9 आ जाए, तो 6 पोजीशन पे 9 को रख दो, तो ये 11 और 10 के बीच में 9 आ गया। इसमें अब बताओ मुझे, इसमें क्या बड़ी बात है? रिमूव करना है अब इस 9 को, तो ये कौन से डेटा पे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 वाले डेटा को रिमूव करना है। तो अब रिमूव को कॉल किया, उसको 6 पास किया, तो देखो 9 गायब हो गया। अब फिर से 6 को पास करूँगा तो 11 गायब, 11 या 10 में से कोई एक गायब होगा, देखते हैं। तो ये 10 गायब हो गया। अब फिर से कॉल करते हैं रिमूव को, इसको फिर से एक बार 6 पास करते हैं, तो ये देखते हैं क्या बोलता है। तो ये बोलता है इनवैलिड पोजीशन, बढ़िया। अगर पोजीशन की जगह पे मैं तो बोल दूँ -2, तो फिर इनवैलिड पोजीशन आ गया। ये देखो, ये इनवैलिड पोजीशन आ गया, बढ़िया चल रहा है हमारा लॉजिक। तो इसी से आप चाहे तो इसको दिन भर टेस्ट करते रहिए, दिन भर नंबर जोड़िए, दिन भर हटाइए, एडेड पोजीशन कीजिए, रिमूव फ्रॉम पोजीशन कीजिए, आपके हिसाब से डेटा को ऑर्गेनाइज कीजिए। कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं आप। मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, DSLGO में स्मार्ट इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बैठ के पढ़ने वाला चाहिए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।